जर्मनी के मशहूर व मारूफ कॉलम निगार जर्नलिस्ट मिर्जा रोहेल बेग साहब हैं। हमारी कौन कौन सी खामियां हैं वहां पे, इसका कतन ये मकसद नहीं था कि उन खामियों को उजागर किया जाए। समटाइम्स एक्शन भी लिए गए कई चीजों की वजह से, और वो भी मेरे पर्सनल नॉलेज में है। जैसे ये फॉरेन मिनिस्टर ने वहीं पे उनसे अपॉलॉजी की और उसने यकीन दिलाया कि ये आपके प्रोसेस इंशाल्लाह इसको फास्ट ट्रैक में। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं, मुझे तो इसमें टुवर्ड्स पाकिस्तानी स्पाउस बायसनेस नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ जी आज जर्मनी के मशहूर व मारूफ कॉलम निगार जर्नलिस्ट मिर्जा रोहेल बेग साहब हैं। आज हम इनसे डिफरेंट मौज़ूआत पे बात करेंगे, लाइक जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, जर्नलिज्म इन जर्मनी, और इन रियलिटी व्हाट इज़ जर्नलिज्म, और इनसे इनका जो ज़िंदगी का सफ़र है जर्मनी में कैसे स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे 3 वेले के प्रोग्राम देसी टॉक्स में पहुँचने तक का जो सफ़र था इनका कैसा रहा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इनसे ना डिस्कस करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये सफ़र ज़्यादा मुश्किल तो नहीं रहा। देखें, क्योंकि यहाँ तक जब आप जर्मनी से पाकिस्तान से निकले होंगे जर्मनी के लिए, तो क्या आपने कभी सोचा होगा कि आप देसी टॉक्स में कभी इन्वाइटेड होंगे। तो आज हम सारा जो आपको बेसिकली शुरू का सफ़र है वहाँ से लेके देसी टॉक्स तक हम आपका इंशाल्लाह जो सफ़र है वो कवर करेंगे, और उसके दौरान जितने भी सवालात हैं जो हमारे जहन में है, हमारे जो नाज़रीन हैं उनके जहन में है, तो उनको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम के अंदर जी उसको कवर करें। तो जी हम वेलकम करते हैं जी मिर्जा रोहेल बेग साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है जी आपका, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। जी पहले तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला, और हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आपने हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की, और उम्मीद है कि हमारा जो भी है आपके साथ बातचीत हो कि हमारे लिए भी हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जी मलिक साहब। रोहेल भाई, हम आपको देखते रहते हैं टीवी पे, खासतौर पे आप पाकिस्तानी न्यूज चैनल के लिए काम करते हैं और जर्मनी से करते हैं, और सबसे पहले मेरे ख्याल आपको ही देखते हैं। कोई भी स्टूडेंट आता है तो मतलब मेरी मेमोरी में तो यही है कि कोई हमने सुना था रोहेल बेग हैं और किसी न्यूज चैनल के लिए यहाँ से काम करते हैं। तो आप जर्मनी कैसे आए? हम इधर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि हम एज ए स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, और फिर आप कभी एज ए स्टूडेंट ही आए थे या कैसे आए थे आप जर्मनी? जी सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत आदाब। मैं सबसे पहले ये अर्ज करना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। बड़ी अच्छी एक लाइट मूड में आप हमेशा गपशप करते हैं। इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बंदा खुल के अपनी बात कर सकता है, उसमें कोई रख रखाव वाली सूरत हाल नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं आपको एप्रिशिएट करूँगा आपके प्रोग्राम के हवाले से। दूसरी उस्मान पे बात ये है कि मैं 2009 में जर्मनी आया था, मैं फैमिली वीज़ा पे जर्मनी आया था। फैमिली मेरी इधर है, और उसी बेस पे ये सारा जो है, फिर कुछ एक्टिविटीज़ थी ऐसी मेरी शुरू से मसरूफियात थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा लगाव था हमेशा से अदब की तरफ, जिसने मुझे माइल किया लिखने के हवाले से, जो जर्नलिज्म के हवाले से। और मैं ख़ास तौर पे अगर आपको बताना चाहूँ को कि मैं जब देखता था कि हम जिस मुआशरे से, जिस मुल्क से आए हैं, उसमें उसको भी हमने बड़ा डीपली ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हम बेहतरी की तरफ उनको लेके जा सकते हैं। तो मैंने देखा कि क्यों ना हम यहाँ के जो चीज़ें हैं, यहाँ पे भी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने इस चीज़ को फ़ील किया कि क्यों ना यहाँ की अच्छी चीज़ों को जो है एक रुख दिखाया जाए, ताकि शायद हम उससे कुछ सीख सकें, किसी न किसी तरह से हम उसका जो है एक पार्ट बन सकें। तो उस हवाले से जो है मैंने फिर काम करना स्टार्ट किया। तो ये आपके ज़हन में किस तरह आया कि आप लाइक पाकिस्तानी जो चैनल हैं उनके साथ आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट करें? ये आइडिया आपको किस तरह आया? यानी ये तो हम तो बचपन में देखते थे कि पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं उसमें से कोई ड्रामा बाहर बनता था तो वो बड़ा एक, जिस तरह देश परदेश एक ड्रामा बना, तो जी अच्छा जी वो लंदन में बन रहा है, इंग्लैंड में शूट हो रहा है, और इस तरह जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होता था तो उसको बड़ी रश की निगाह से देखा जाता था कि जी वो इंग्लैंड से, लंदन से या न्यूयॉर्क से रिपोर्टिंग कर रहा है। तो
क्या आपकी वो इंस्पिरेशन थी या आपके किस तरह ज़हन में आया कि यार मैं भी इस तरह से कुछ कर सकता हूँ? कि आपका बैकग्राउंड वो था और चैनल्स ने आपको अप्रोच किया, उस उसमें थोड़े से उस सफ़र के बारे में भी हमें ज़रा थोड़ा-सा इनलाइटन करें प्लीज़। अच्छा उस्मान भी बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। मैं आपको बताऊँ मेरा शुरू में मीडिया की तरफ बिल्कुल कोई किसी किस्म का रुझान नहीं था। मैं हुँ, बेसिकली जिस बैकग्राउंड से आया था, मैं शुरू से डिबेटिंग लाइन में रहा हूँ। मैं स्पीचेज़ बड़ी अच्छा। अच्छी करता था, अपने कॉलेज, हुँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत छोटे होते से ये सिलसिला मैंने शुरू कर दिया था। हुँ, तो हुँ, मुझे आप जितने मर्ज़ी लोगों के सामने खड़ा कर दें हुँ, तो हुँ, मुझे वो कोई शर्म उस तरह की वो महसूस नहीं होती थी बोलने के हवाले से या इस तरह की। हुँ, हुँ, तो मेरा मुझे याद है कि मैं जब एफसी कॉलेज में था लाहौर में, तो वहाँ की डिबेटिंग जो सोसाइटी है, उसका भी मेंबर था। फिर उसके अलावा फिर ये मुझे कॉलम निगारी का जो शौक पैदा हुआ, बेसिकली मैं खुद से वो मुल्क के जितने भी बड़े-बड़े कॉलम निगार थे, उनको पढ़ता था, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता था। जर्मनी आने के बाद फिर मेरा मुल्क के कुछ बड़े अहम जो हैं कॉलम निगार या जर्नलिस्ट हैं, उनसे राब्ता हुआ। तो उन्होंने भी बड़ा एप्रिशिएट किया कि आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको ज़रूर बेसिकली तो मैं वकील था, मैंने पाकिस्तान से लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो इस वजह से भी वो मेरा हमेशा से कुछ ना कुछ रहता था, कुछ ना कुछ पॉज़िटिविटी की तरफ काम करने हुँ, के हुँ, हवाले से। तो फिर मुझे याद है मैंने एक बड़े न्यूज़पेपर के मालिक को एक दफ़ा शुरू में आज से 7-8 साल पहले की बात है, उनको मैंने फ़ोन किया, उनको कहा कि मैं आपके अखबार में लिखना चाहता हूँ। तो हुँ, हुँ, उन्होंने कहा कि अच्छा आप मुझे अपना आर्टिकल भेजें, मैं देखता हूँ कि वो इस लेवल का है कि हमारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हो सके। तो उस्मान पे मैंने वो आर्टिकल भेजा और वेरी नेक्स्ट डे वो पब्लिश हो गया। ये मेरे लिए एक बड़ा वो वाक़ईतन एक सरप्राइज़ भी था कि और फिर अब तक मुसलसल मेरे ख़्याल से कुछ 7-8 साल हो चुके हैं। मैं हुँ, हुँ। मुसलसल उस जो है न्यूज़पेपर में अपने वो आर्टिकल लिख रहा हूँ। तो अच्छा। वो बेसिकली जो इंस्पिरेशन थी ना उस्मान भाई हुँ, वो ये थी कि जिस तरह आप शारिक भाई हैं, आप हैं, उस्मान भाई हैं, सारा जर्मनी के निज़ाम को भी आप बड़ी अच्छी तरह माशाल्लाह समझते हैं। कम्युनिटी के साथ आपका बड़ा ज़बरदस्त एक वो नेटवर्क बना हुआ है। तो यही एक चीज़ थी कि यार हम अगर हमारी कौन-कौन सी ख़ामियाँ हैं वहाँ पे, इसका हुँ, कतन हुँ, कतन ये मकसद नहीं था कि उन ख़ामियों को उजागर किया जाए। इसका हुँ, मकसद हुँ, ये था कि हम अपनी जो मुल्क के हवाले से कुछ ख़ामियाँ हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। जिस तरह हमारी हुँ, एनर्जी क्राइसिस हम छोटे होते से देख हुँ, रहे हैं कि पाकिस्तान में हुँ, हमेशा एनर्जी क्राइसिस रहा है। हुँ, रेलवे का हुँ, निज़ाम हमारा बिगड़ा हुआ है। मैं सोचता था कि हमारा रेलवे क्यों नहीं ठीक हो सकता? हमारा एनर्जी का जो हुँ, निज़ाम है, वो क्यों नहीं ठीक हो सकता? हुँ, हुँ, हमारा जो वाटर सिस्टम है, सप्लाई सिस्टम हुँ, है या दूसरा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ख़ास तौर पे, इकोनॉमिक सिचुएशन पे तो मैं अब तक अपने आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हुँ, कि कुछ ना कुछ जो है तो क्यों हुँ, नहीं हम ठीक कर सकते? क्यों नहीं हम हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, क्या कमी है हमारे अंदर? तो ये हुँ। एक वो मोटिवेशन थी मेरे अंदर कि जिसको मैंने कोशिश किया कि यार इस पे मुझे फ़ोकस करना चाहिए और मैंने इसी चीज़ पे फ़ोकस किया है हमेशा। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसी बात जो आप भाभी को डायरेक्टली ना कह सकें, आपने कॉलम में लिखी हो और फिर आपने कहा हो कि कॉलम ज़रा आप ज़रूर पढ़ना? हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल किया है। वो जो है ना वो उस्मान भाई होता ही है कि वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब बेगम मेरी माशाल्लाह एप्रिशिएट तो करती है मगर उनको इंटरेस्ट नहीं है जो है ना मतलब वो ऐसा। हाँ जी, ये एक किताब-शिताब सारा कुछ वो मतलब वो पढ़ती हैं, मगर वो आपको पता है ख़वातीन हुँ, की हुँ। इंटरेस्ट लेकिन ज़रा आपकी नहीं अगर पड़ती है। सही। नहीं मेरी भी किताब ही है अच्छा, मतलब रे, रेलवे की बात हो रही थी कि आपका शायद एक कॉलम भी था कि पाकिस्तान रेलवे क्या सीख सकता है ना जर्मन रेलवे से। जी, बिल्कुल। तो रेलवे के तो हालात इधर भी नहीं ठीक, इधर भी फ्रस्ट्रेटिंग और फेल था उस यही चल रहा है आजकल तो। अच्छा अच्छा वैसे मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये क्वेश्चन करेंगे ज़रूर और मैंने क्योंकि आजकल वाक़ईतन ऐसी ही सूरत-ए-हाल है। मगर ओवरऑल अगर उस्मान भी बात करें कि हम जिस तरह अब देखिए पाकिस्तान रेलवे खसारे में जा रहा है, पीआईए खसारे में जा रहा है, सोई गैस खसारे में जा रहा है, पाकिस्तानी इकोनॉमिक सिचुएशन को आप अगर एनालाइज़ करें, हर चीज़ खसारे में जा रही है। मगर फिर भी हम यहाँ के रेलवे के निज़ाम से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये तो अब आके यहाँ पे मसले-मसाइल पैदा हुए हैं अब जिस तरह आपने रेलवे की बात छेड़ ही दी है, तो आपको पता है कि 1835 में यहाँ पे जो रेलवे जो बाप के इंजन से चलने स्टार्ट हुई थी यहाँ पे जर्मनी में,
वो 35 किलोमीटर पर आवर जो है ना की रफ्तार से वो चलना शुरू हुई थी। आज जो है वो जर्मन रेलवे जो है वो 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपनी वो ट्रेनें दौड़ा रहे हैं। और आप देखिए कि इनकी ट्रेनें कहाँ-कहाँ तक जा रही हैं। फ्रांस, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, हॉलैंड और कितने मुल्कों में जा रही हैं। मगर खामियां हर जगह मौजूद हैं। यहाँ पे भी आजकल हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक्स हो रही हैं और इसके अलावा फिशपेटिंग वाला प्रॉब्लम है। मगर कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। जिस तरह यहाँ के जर्मनी का जो रेलवे का निज़ाम है, यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने अपना रेलवे वालों ने अपना खुद से बिजली का एक महकमा बना के रखा हुआ है। वो खुद से अपनी रेलवे को खुद से वो बिजली जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीजें हैं कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उनसे तो कम से कम मेरे ख्याल से हम फायदा उठा सकते हैं इनसे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इसमें यही कहूँगा कि वो जो अभी आपने किताब भी दिखाई और मेरे पास भी इसकी कॉपी मौजूद है, बल्कि डॉर्टमुंड में आपके पास आए थे और आपने जी, खुद बिल्कुल। दी थी, तब भी हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था। मतलब उस किताब की ख़ास बात यही है कि मतलब हम सब वो आपकी एक बहुत अच्छी काविश है कि हम लोग पूरा निज़ाम तो शायद ना फ़ौरन बदल सकें, लेकिन जो-जो उस किताब को पढ़े, शायद उसको कुछ लोगों ही में सोच आए और कल को वो तब्दीली ला सकें बेसिकली। मैंने उससे ये अख़ज़ किया है कि वो ऐसी चीज़ें उसी से क्वेश्चन है कि शारिक भाई क्वेश्चन है आपका? मैं वही कह रहा था कि उस किताब के अंदर बेसिकली इन्होंने तहकीक की हुई है, जो इम्पोर्टेंट बात है ना, कि एक होता है कि मतलब है कि जो कॉलम लिखा है ना, तो वो ऐसे ही नहीं लिखा, उसके अंदर पूरी तहकीक, फैक्ट्स, फिगर्स दिए हैं बेसिकली। जिससे ये होता है कि अगर कोई बंदा हम लोग भी पढ़े और कल को हम जाएँ, तो हम अपने रिश्तेदारों को फॉर एग्जाम्पल रेलवे की दे लें, तो रेलवे वालों को बता सकते हैं, किसी और को बता सकते हैं। कल को कोई पता नहीं होता कब किसी के दिमाग में कोई बात बैठ जाए और कोई थोड़ी बहुत चेंज आ जाए, यू नो? क्योंकि एक दूसरा रुख ये है कि हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशंस करते रहते हैं, ये पार्टी ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, लेकिन नीचे महकमे हम कहते हैं मौज़ाना तौर पे चल रहे हैं पाकिस्तान में सारे महकमे, तो कोई ना कोई लोग काम कर रहे हैं जो चेंज ला सकते हैं कभी ना कभी। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये तब्दीलियां हो सकती हैं या मुमकिन है जो आप लिखते हैं कि एक मतलब आप कोविड से क्या सीखा, रेलवे से क्या सीखा, ये चीजें हो सकती हैं पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट? एक इज़ाफ़ी सवाल मेरा ये भी इसी में कि हो सकती है कि नहीं, और क्या कभी आपको कोई निशानी मिली, किसी ने कुछ आपको फीडबैक दिया हो पाकिस्तान से कि मैंने ये देखा और फिर मैंने क्या तब्दील किया अपने लेवल पे? बिल्कुल, बिल्कुल। ये थोड़ी मैं आपको इस पर्सनल जो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जो आपका काम है, आप हमेशा पॉज़िटिव वर्क करते रहना चाहिए, अच्छी नीयत के साथ। आपको इस चीज़ से कतई नज़र कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं। मुझे यकीन मानिए जब मैं कॉलम लिखता हूँ, मैं एक वो मेरे ज़हन में होता है कि मैं किस लिए कॉलम लिख रहा हूँ। मैं कॉलम लिख रहा होता हूँ ब्यूरोक्रेसी के लिए। मैं आपको भी फ्रैंकली सीधी-सी बात बता रहा हूँ। मेरा जो मुखातब होता है वो ब्यूरोक्रेसी होती है और मुझे आप यकीन माने कि ऐसी-ऐसी जगह से फीडबैक मिला है, ऐसे-ऐसे लोग ये मेरे कॉलम लिखने की वजह से मेरे राब्ते में आए पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी में कि मैं सोच नहीं सकता था कि इस लेवल पे पढ़ा जाता होगा कॉलम। तो इसका ये जो है ना मतलब इसका इफ़ेक्ट ये होता है और उसपे समटाइम्स एक्शन भी लिए गए कई चीज़ों की वजह से और वो भी मेरे पर्सनल नॉलेज में हैं। तो इफ़ेक्ट लाज़मी होता है। कुछ ना कुछ ये नहीं है कि मतलब हर बंदा एक ही तरह का है। अच्छे लोग काम करने वाले भी मौजूद हैं पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी में, जो पाकिस्तान के खैर-ख्वाह हैं, जो समझते हैं कि यार ये तब्दीलियाँ आनी चाहिए। ये एक पूरा सब्जेक्ट है, ये ब्यूरोक्रेसी वाला जो है ना अगर हम देखें तो अगर मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी को बेहतरी आ जाए, तो यकीन मानिए पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। बिल्कुल, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको कहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में आ सकती है बेहतरी? अच्छा ये एक पूरा सब्जेक्ट है उस्मान भाई, पूरा वो सिस्टम चेंज होने की जो है ना, अभी जो हम पाकिस्तान की मैं वो पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी तब्दील हो जाएगी ना, जब हर बंदा जो है ईमानदारी से, नेक नीयती से काम करना शुरू कर देगा, अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए काम करना शुरू कर देगा, तो यकीन माने तरक्की का सफ़र वहाँ से शुरू हो जाएगा। मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह सफ़र ज़रूर शुरू होगा। नहीं तो आपको नहीं लगता कि जब तक ऊपर से ईमानदारी से काम स्टार्ट नहीं होगा, नीचे ईमानदारी कभी भी नहीं हो सकती? बिल्कुल सर, मैं उस्मान भाई यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि यानी ऊपर से मुराद मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ऊपर से जी, मुराद मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। बेसिकली ऊपर से वही लोग अगर ठीक काम करना मतलब करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, मगर मेरे ख्याल से कलेक्टिवली जहाँ जिस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि हर बंदा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करता है, उसको पता है कि उसने क्या बोलना है, किस तरह बिहेव करना है और किस तरह लोगों से बात करनी है, किस तरह काम करना है। यही चीज़ें हम अगर अपनी वहाँ पे ये सिलसिला शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि मुल्क क्यों नहीं तरक्की करता। बिल्कुल, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि हम बाहर हैं, ठीक है? और एक यहाँ से बैठ के सारा निज़ाम तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक एफ़र्ट ये कर रहे हैं, जो हम लोग भी लग रहे हैं किसी न किसी फ़ॉर्म में, कि इन्होंने पहले वो अखबार में आर्टिकल लिखना शुरू किया ताकि कुछ लोग पढ़ के कुछ सीखें, यहाँ के निज़ाम से कुछ सीखें, जो वहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में। फिर उन्होंने 92 न्यूज़ में काफ़ी काम किया और डिफरेंट चैनल्स में, मुझे याद है, पहले एक और भी चैनल में थे जब हमारी बात हुई थी। अब मैं अगर आप अपना खुद ही बता दें, कुछ चैनल्स के लिए करते रहे। बिल्कुल। और फिर ये कॉलम कहानी आई और बड़े लेवल पे इसको पज़राई मिली और डिफरेंट बल्कि इसकी जो किताबें जो रुनमाई हुई थी उधर फ्रैंकफर्ट में, सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर फैसल साहब भी आए थे, प्रेस क्लब के सब लोगों ने बड़े लेवल पे की, फिर हम लोग भी आपके पास आए। तो इस सब की साथ और ज़ाहिर है कि जो हम समझते हैं कि ज़्यादातर जो चीज़ें जो चैनल के लिए भी आप कह रहे हैं, बहुत सारी वॉलंटियर बेस पे, ज़ाहिर है आपका मेन जो पेशा है वो तो कुछ और है। तो इसके अंदर आपकी मेन मोटिवेशन क्या थी? ये जिस तरह आपने कहा तब्दीली आए, लोग थोड़ा पढ़े, और ब्यूरोक्रेसी क्यों? इस पे थोड़ा-सा। पहले तो हम एक चीज रोहेल भाई से पूछते हैं ना कि ज्यादा आप मतलब कॉलमिस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं या हाँ, बिल्कुल। ये बड़ा मजेदार, आप अपने आप को क्या समझते हैं? बड़ा मजेदार आपने ये सवाल किया। मैं बेसिकली अपने आप को कॉलमिस्ट समझता हूँ और मुझे उस पे जो है ना, मैं दिल से जो काम करता हूँ वो मेरा कॉलम लिखना है, क्योंकि मुझे उस्मान भाई, जो मुझे मौका मिलता है, मुझे स्टडी करने का शौक है, तो मैं मुख्तलिफ मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो उस हवाले से जब मैंने कोई सब्जेक्ट कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ आर्टिकल कि मैंने इस चीज़ पे लिखना है, फिर मैं उस पर कंसंट्रेशन करता हूँ। तो ये तो साथ साथ ये एक इजाफी जिम्मेदारी है टीवी चैनल की। उसमें ये है कि कम्युनिटी के हवाले से कुछ होते हैं सिलसिले, उनको कम्युनिटी के कई ऐसी चीज़ें, मसले मसाइल होते हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं, या कम्युनिटी के दूसरी चीज़ें होती हैं, वो एक साथ साथ वो एक्चुअली चलता रहता है। मगर बेसिकली मेरा जो मैं जिस चीज़ को पसंद करता हूँ ज़ाती तौर पे, वो मैं कॉलम निगारी है मेरा जो शौक है। अब तो मेरे ख्याल से मेरे इतने कॉलम जमा हो चुके हैं दोबारा कि मैं इंशाल्लाह ताला इसको जल्द दूसरी किताब पे भी काम जो है वो शुरू करने वाला हूँ। तो और उसमें सिर्फ कॉलम निगारी नहीं, मतलब मैं भी फ्रैंकली आपको बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि यार ये जो पॉजिटिविटी है, इंफॉर्मेशन है यहाँ के हवाले से, यूरोप, अच्छा सिर्फ और सिर्फ जर्मनी नहीं, मेरे जो इसके अलावा जो मोस्ट फेवरेट चीज़ें रही हैं वो FATF वाले मामलात हैं, वो भी मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है। इसके अलावा GSP प्लस वाला जो मामला है, वो आप देखें कि उससे पाकिस्तान का कितना मफाद वाबस्ता है, और उस चीज़ के हवाले से हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जिससे पाकिस्तान का मफाद यूरोप से वाबस्ता है, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक सिचुएशन, तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि आप देखें कि दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी जो है, यहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार थी, घर बिल्डोज हो चुके थे, कोई चीज़, बंदरगाहें जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल थी। उसके बाद जर्मनी ने अपने जो खौफनाक माजी है उससे तौबा की, इंसानियत से माफ़ी मांगी, और उन्होंने कहा कि हम कभी भी अब दोबारा ज़िंदगी में जंग नहीं करेंगे। और उस वक़्त इन्होंने वो जो अपना इकोनॉमिक सेटअप है उसको बनाया, और उसके बाद ये सारी तरक्की हुई। तो क्यों नहीं हम, आप देखें कि आप जो जर्मनी है, जर्मनी की जो एक्सपोर्ट है, उसका जो हिस्सा है 40% जो है इनकी GDP का हिस्सा है जर्मनी की। तो पाकिस्तान यहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आप देखें कि यहाँ पे कितने सारे क्राइसिस आते हैं, जर्मनी फिर भी सर्वाइव कर जाता है। हमारे सामने यूरो बहरान आया, कितने सारे ममालिक उससे मुतासर हुए, मगर जर्मनी फिर भी जो है ना उसमें सर्वाइव कर गया। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को यहाँ से सीखने की ज़रूरत है। हमारे ज़्यादा जो है, ये मेरी जब एम्बेसडर साहब से मुलाकात हुई थी उस वक्त भी मैंने बड़ी सारी चीज़ें गोशगुजार की थी, और ये जो मेरी किताब है जब मैंने एम्बेसडर साहब को दी थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ी ज़बरदस्त इसमें वो कुछ गुजारिशात हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला इसको हुकूमत पाकिस्तान के जो है रूबरू पेश करूँगा। तो होपफुली कि इंशाल्लाह उम्मीद आएगी कि ज़रूर बेहतरी आएगी। तो ये तो अच्छा रोहेल भाई, एक FATF से एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का आजकल जो पाकिस्तानियों को दरपेश है,
वो है FRV। तो एज अ जर्नलिस्ट नहीं, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि एज अ जर्नलिस्ट मैं आपसे एक रिकमेंडेशन भी चाहूँगा, मैं आपसे एडवाइस भी चाहूँगा और एक वे फॉरवर्ड चाहूँगा, बिकॉज जिस वे से इसके ऊपर काम हो रहा है, यानी आप ना वो ह्यूमनली लाइक वो इनह्यूमन है, उसका लाइक वो किसी भी सोशल सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो किसी भी रिलीजन में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो लाइक ह्यूमनली नेचुरली वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है जो जिस प्रोसेस से ये FRV को चला रहे हैं आगे। यानी आप एक देखें, एक बंदे की शादी होती है और वो 2 से 3 साल का प्रोसेस एटलीस्ट उसको लग रहा है। तो एज अ जर्नलिस्ट आप यानी जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, आप क्या रिकमेंड करेंगे? और आप इसके बारे में लाइक आपने इसके बारे में कभी कुछ सोचा कि मैं लिखूं, मैं अपनी एक जो आला सतह के लोग हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊं? क्योंकि पाकिस्तानियों का ये बहुत बड़ा मसला है, उनको एक प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पा रहा, उनको एक तरीका भी नहीं समझ लग रहा कि वो कहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं जो कि एक मौसर हो। क्योंकि जहाँ पे भी वो जाके रिकॉर्ड अपना एहतजाज जमा करवाते हैं या अपना एहतजाज बुलंद करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होता। वो एज अ आपकी एप्लीकेशन को टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में फेंक देते हैं। और आप कंपैरिजन कर लें अपने हमसाया ममालिक के साथ जिनकी आबादी पाकिस्तान से बहुत कहीं ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी इस तरह के मसले मसाइल नहीं हैं। तो इसके बारे में आप हमें क्या रिकमेंड करेंगे और एक आपके क्या वे फॉरवर्ड लेना चाहिए? पहले तो बताएं, ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? मतलब इतने अरसे से लगे हुए लोग, ये क्यों नहीं हल होता ये मसला? अच्छा, ये बड़ा वैसे तकलीफ मामला है। इस पे जब भी बात होती है, जहाँ भी बात होती है, हर बंदा अपनी जो है वो परेशानी का इजहार करता है कि ये प्रोसेस इतना लेंथी क्यों हो गया है। क्योंकि चंद साल पहले तक तो ऐसा कोई मसला नहीं था। जब हम आए या आप लोग आए होंगे, उस वक्त तक तो हमने ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज नहीं देखी थी। तो ये मैंने बहैसियत जर्नलिस्ट भी, और इस पे मैंने कई रिपोर्ट्स भी चलाई कम्युनिटी की जो यहाँ पे वो उन्होंने एहतजाज किया, उसकी रिपोर्ट्स भी चलाई। उन रिपोर्ट्स को आगे मुतलका हुकाम तक भी पहुँचाया कि यहाँ पे ये देखें, ये मसला है और लोग इतने तंग हैं। इसकी डिटेल में जाना मेरे ख्याल से ज़्यादा तकलीफ देह है कि किस तरह वो मसले मसाइल वो फैमिलीज़ को दरपेश हुए हैं। आप भी इस चीज़ को हर रोज़ देखते हैं और महसूस कर रहे होते हैं। तो मुझे याद है मैंने पिछले साल 2-3 मेन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, उनसे बात की थी कि आप प्लीज़ एक प्राइम टाइम शोज़ करते हैं। तो ये जर्मनी का इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तानी कम्युनिटी का मसला है, जिस वजह से वो ख़ानदानों में दरारें बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ पे प्लीज़ बात करें और कुछ ना कुछ इसका वे आउट निकालने के लिए जो है ना, क्योंकि वहाँ पे जो आप बात करेंगे तो वो डायरेक्ट वो उनके नोटिस में भी आएगी ये चीज़ ना। तो जी। यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑफिशियल से तो वो यही बताया जाता है कि वहाँ पे मसले मसाइल हैं, वहाँ से कुछ डिले टैक्टिस हैं या डिले हो रहा है। अब हकीकत क्या है वो तो ऑफिशियल से जान सकते हैं, वही बता सकते हैं। बहरहाल बहुत तकलीफ़देह इशू है और अब भी इंशाल्लाह ताला इस हवाले से नेक्स्ट कोई भी इस तरह का हुआ तो उसको मिलके भी हम इस पे आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इस हवाले से सजेशंस जो हैं उनको आगे पहुँचाई जा सकती हैं। रोहेल भाई प्लीज ये मसला हल करा दें। व्हाट्सएप की फिर दुखी कहानियां हमें सुननी पड़ती हैं, तो इसके लिए फिर हम भी कॉलम लिखना शुरू कर देंगे। नहीं यार, मैंने इस वजह से व्हाट्सएप कॉलम नहीं लिखने शुरू किए थे, बी फ्रैंकली। मतलब आप जिस तरह वो किसी शायर यानी मेरे कहने का मतलब शायरी करना शुरू कर देंगे। हाँ, नहीं वो अब शायरों को भी नहीं, मतलब हर शायर ऐसा नहीं होता। मतलब जो है ना, आप वो कोई एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, ये कुछ आमद होती है जिस वजह से बंदा लिखता है। हम तो वो कहते हैं ना कि यार ये बंदा जिंदगी से तंग है, इस वजह से ऐसे काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं होती। तो बहरहाल व्हाट्सएप ये इस आपका टाइम मेरे नज़र में पाकिस्तानी कम्युनिटी का इस टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है FRV वाला। और ये एक ऐसा इशू है कि जब लोग हमसे बात करते हैं तो हमें बेबसी का एहसास होता है। फॉरेन पॉलिसी जी मैं ये कह रहा था कि ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें यार लोग सवाल पूछते हैं, बेबसी का इजहार होता है, क्योंकि लोगों ने पॉलिटिक्स पे भी किया, फॉरेन ऑफिस के बाहर भी मुजाहरे किए, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई, फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दी थी। फिर पीछे जब पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ था और
बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए हुए थे और साथ वो लोग थे, तो महविश जो 3 जर्नलिस्ट, उन्होंने सवाल भी किया, उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन यानी कि कोई चेंज अभी तक ज़रा भी बेहतरी हुई नहीं है। और इवन हम नहीं, हमसाए वो मुल्क की बात सवाल क्या करते हैं कि था? मैम पाकिस्तान में, कराची में इतना नहीं, मसला नहीं है, इस्लामाबाद में ज़्यादा मसला है, लेकिन जी, जी। हर कोई एक जी, दूसरे पे डालता है। लास्ट टाइम एक एग्ज़ैक्टली। लेटर मुझे दिखाया गया था कि वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही कि अमला हम पढ़ाएँ। वो एम्बेसी वाले हमारे वाले कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो उधर से वो नहीं दे रहे, मतलब एक दूसरे पे डाल रहे हैं, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं रही है। तो वो समझ नहीं आती इसमें लेकिन क्या एट द किया एंड ऑफ द जाए। डे तो जो लोग सफ़र जी, कर रहे हैं ना इस चीज़ से, और जो भी बिल्कुल। और आप देखें कि जो डिप्लोमेटिक टाइज़ होती हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर होता है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क का यूएसए के अंदर उनके जो वीज़ाज़ थे वो डिले हो रहे थे कोरोना की वजह से, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यूएसए में बैठ के इस चीज़ को एड्रेस किया, और यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर ने वहीं पे उनसे अपॉलजी की और उसने यकीन दिलाया कि ये आपके प्रोसेस इंशाल्लाह इसको हम इसको फास्ट ट्रैक में करेंगे, और उसके बाद उन्होंने किया, यानी उन्होंने मेक श्योर किया कि ये काम हो जो हम कह के जा रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब यहाँ पे कुछ कह के गए, अव्वल तो उनको पता ही नहीं था, और जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है उनको भी नहीं पता था, और बाद में उसका मेरा ख्याल है कि ना कोई फॉलो अप हुआ, ना किसी ने पूछा कि भाई जी। आपने जो बात की थी उसका क्या एंड रिजल्ट क्या है इसका उसका। असल इसका ये में मेरा मेरा जो इसमें अंदाज़ा है ना, वो यही प्रेस होता है भी कि नहीं कर रही है वाला इश्यू, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि उन तक बात ही नहीं पहुंच रही। नहीं, इस तरह है कि हम्म, मेरा जहाँ तक इस पे जो थोड़ा-सा तज्ज़िया है वो ये है कि ज़ाहिर है कि आपकी डिप्लोमेसी तब स्ट्रॉन्ग होती है जब हुकूमतें स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है? हुकूमतें भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, मुल्क की स्टेबिलिटी को शो करती हैं। इस टाइम हमें भी पता है कि हुकूमत किस तरीके से चल रही है पाकिस्तान में, ठीक है? हम्म, बदलाव हो रहा है, तो वो तो इस चीज़ में सारा ज़ोर चल रहा है, चाहे अपोज़िशन हो, किसी भी की हुकूमत हो, वो इस चीज़ में चल रहा है कि अपनी-अपनी हुकूमत बचाएँ। तो जो इश्यूज़ हैं अवाम के, उस तक तो ये तो हम जो बात कर रहे हैं, जर्मनी में कुछ लोगों का इश्यूज़, इससे ज़्यादा तो अभी लोग बिल्कुल भूख-अफ़लास से मर रहे हैं, उसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज़ किया। हम्म, इसी तरह अगर जर्मन हुकूमत को भी हम्म, देख लें, जर्मन हुकूमत भी इस टाइम, जिसे आप कह सकते हैं किसी हद तक लंगड़ी हुकूमत हुई हुई है। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, क्योंकि वो उसने भी यही कहा, जंग शुरू हुई तो कोई, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है जंग का, अभी ज़ाहिर फोकस सारा उस तरफ है, एनर्जी क्राइसिस फोकस है, तो फिर जो नहीं, मेन फोकस जब आ जाते हैं ना, तो आप जब एक बात करेंगे ना, वो या तो वो सबके साथ हो फिर तो समझ आती है। अब इतने बड़े-बड़े मुल्क है, इतनी उनकी आबादी है, वो जल्दी आ रहे हैं और ये कम आ रहे हैं, तो फिर इससे मैं वो वही कहूँगा कि मुल्क बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो तो वो अपनी बात मनवा सकता है। यही अब कह इंडिया रहा से हम कंपैरिज़न कर ही नहीं सकते। अब इंडिया जो है कि एक तो होता है ना, हम लोग यहाँ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंडिया ने नहीं इस टाइम शारिक भाई, तारीख के सबसे पाकिस्तान बड़े एक कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, दिए हैं। शारिक भाई, भाई पाकिस्तान छोड़े, सुडान नहीं, आपको ये पता पाकिस्तान है कि सुडान से तो स्ट्रॉन्ग मुल्क है कि नहीं? इस टाइम तो पाकिस्तान ज़ाहिर अपॉइंटमेंट नहीं लग रहा। चलो खैर हम इस पे बाद में बात करेंगे। अपॉइंटमेंट बिक रही है पाकिस्तान मैं में, ये आपको तो उस्मान बात भाई है। इसमें एक बात ऐड करूँ, सूडान के मुकाबले में इस टाइम हम खराब मुल्क क्यों है? सूडान और हमारी जो लीगैलिटी और इल्लीगैलिटी के तरीके से जो वाक़यात हो रहे हैं, अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो जो पाकिस्तानी ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छा, आके इस पे हम जो हमारे तक केसेस पहुँचते हैं कि बहनों को और बेटियों को भी फैमिली वीज़ा पे लेकर आ जाते हैं, जो केसेस हम तक पहुँचते हैं, ठीक है? फिर वायलेशन होती है यहाँ पे, जो पूरी एक जनरेशन यहाँ पे बच्चों की पैदा हो गई है, जो है ना, आप फैमिली वीज़ा यहाँ शादी करके, तो ये वो सारे ना स्टैटिस्टिक्स उनके माइंड में, वो जनरेशन बड़ी हो गई है और अभी उर्दू में पहुँच गई, जिन्होंने अपने बचपन में रिपोर्टें ये देखी हैं कि पाकिस्तानियों ने यहाँ के कितनी-कितनी दो नंबरियाँ की। आप ये सारी चीज़ें ना उनके नहीं माइंड में शारिक स्टॉक। भाई, अगर दूसरी बात ये है, मैं आपको ये बताऊँ कि इन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स रखी होती हैं हुकूमत से, वो पूरी नहीं करती अपनी जो जो एम्बेसी की भी। अभी इंडिया का ये है कि इंडिया ने इस टाइम एयरबस के, मतलब इन्होंने तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है, जर्मनी को बिज़नेस दिया है, ठीक है? यानी एयर इंडिया ने कितने जहाज़ ऑर्डर किए हैं। फिर सीमेंस का कहते हैं तारीख का सबसे बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट इंडिया में गया है। तो वो तो कंपैरिज़न उनसे तो कर ही नहीं सकते। लेकिन जो दूसरे इश्यूज़ हैं कि कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहे, हम उसका बना रहे हैं। देखें, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स तब पूरी हो ना जब एम्बेसी टाइम दे। एम्बेसी कह रही है 2 साल बाद आना, 3 साल बाद आना। इसको थोड़ा सा मतलब बात करने का इशू है, लेकिन ये हम फिर करेंगे। अभी रोहेल भाई से आगे बात करते हैं। बिल्कुल। तो रोहेल भाई ये कर लो, बताएं कि असल में जिनके जिनके रोहेल भाई ये देखें, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट, ये होता है वो प्रायोरिटीज, जिनकी जिनकी फैमिलीज पहुंच गई हैं वो कहते हैं छोड़ो ये टॉपिक है डिस्कस करने वाला, और नहीं, जो नहीं, जिनका नहीं पहुंची उनके उनके दिल से निकल रही है कि भाई इस टॉपिक के अलावा भी दुनिया में कोई टॉपिक है। नहीं, वाक़तन ये मतलब उस्मान भाई और शारिक भाई, ये वाक़तन सबसे अहम इम्पोर्टेंट इशू है यहाँ पे और बड़ा ही तकलीफ़देह है, इसको कोई शक नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा किया है कि इसको आज फिर थोड़ा-सा डिस्कस किया है। इंशाल्लाह ताला जी। कोशिश करेंगे कि इस मामले को दोबारा से जो है किसी न किसी फोरम पे दोबारा उठाया जाए, बात की जाए। वो चाहे मीडिया हो, चाहे कॉलम हो या जी। पर्सनली भी इसको मिलके जो है ना
हल करने की जरूरत है इस मामले बिल्कुल, में। इस हफ्ते जुम्मे नहीं के इस दिन पे हम शाम आपको को 6 बजे इस पे हम कम्युनिटी का आपकी हमने सेशन एडवाइस रखा भी हुआ है Zoom चाहेंगे पे। जी जी सर। नहीं मैंने इसमें हम कहा कि आपकी इस एडवाइस भी हफ्ते चाहेंगे और आपकी जो है हमें लीडरशिप भी चाहिए होगी इसके अंदर कि हम किस तरह जर्नलिस्ट कम्युनिटी को पाकिस्तान में एक्टिव करें और अपनी जो ये बात है उन तक पहुंचाएं। जो आला ओहदेदारान हैं ये फॉरेन मिनिस्ट्री में कि यार इस चीज़ का कुछ करें, बिकॉज ये सिर्फ एक बंदे का मसला नहीं, हज़ारों फैमिलीज का मसला है जो कि इससे अफेक्ट हो रही हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो मैरिजेस डिसॉल्व होने की तरफ चली जाती हैं। और ये बहुत सारे केसेस हैं जो कि इस तरह के देखने में आ रहे हैं। तो बाकी वही बात है, सिर्फ ये टॉपिक नहीं है, और भी टॉपिक है। तो बाकी मलिक साहब आप कंटिन्यू करें, आपके पास और भी सवाल होंगे काफी पूछने के लिए। नहीं ये इस पे करेंगे बात। इस पे असल में मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे बात अगर हम मैंने के एक दो दफा ग्रुप में भी लिखा है कि आपस में बात करने से फायदा नहीं है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करता हूँ, उसने एक दो दफा मुझे रिप्लाई भी किया है। पॉलिटिशियन है, कॉन्स्टेंटिन नाम है उसका ना, तो उसको मैंने इंस्टाग्राम पे पूरी कहानी लिख के भेजी है, लेकिन उसने देखी नहीं अभी तक। तो अगर वो देख ले, वो पार्लियामेंटेरियन है, वो जो इनकी पार्टी है कौन सी है, क्या है, एफडीपी। बेसिकली मैं आपको इस पे बताता हूँ, पिछले साल भी काफी मेहनत की गई थी। पीओएफ प्यारा साहब की सरबराही में हम लोगों ने कैंपेन शुरू की थी। फिर लेटर ऑफ राइट की कैंपेन थी, अथॉरिटीज को लिखा गया था, मिनिस्ट्रियों को लिखा गया था, और फिर पार्लियामेंटेरियंस को लिखा है। लेकिन अब इसको दोबारा से रीग्रुप करने के लिए कि अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है, इस जुम्मे के दिन शाम 6 बजे मैं एक जूम सेशन लीड कर रहा हूँ कम्युनिटी का, जिसके अंदर काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे करंट स्टेटस क्या चल रहा है, लोगों की क्या क्या चल रही है। फिर लोगों ने लेटर्स लिखे हैं पाकिस्तान में जर्मन एम्बेसी को। तकरीबन 50 लोगों ने पिछले 2-3 हफ्तों में अपनी कंप्लेंट की, अपनी पोजीशंस बताई कि हमें कितनी मुश्किल हो रही है। फिर अब हम पार्लियामेंटेरियंस की लिस्ट बना के डिफरेंट पार्टीज की जो पार्लियामेंटेरियन, उनको लेटर भेजने लगे हैं। तो कोशिश वही बात है जिस तरह उस्मान ने कहा, उनको लिखेंगे, कोई ना किसी का तो आगे बात जाएगा। और अगर उनको लगेगा कि प्रायोरिटी है इस चीज की, इन अदर सो मेनी प्रायोरिटीज, तो उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। आइडियल तो ये है कि दोनों मुल्कों की लेवल पे ये बात हो, लेकिन वो क्योंकि हो नहीं पा रही अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि नफ्सा नफसी का आलम है, हुकूमतें बचाने का इस टाइम पाकिस्तान में हालत है, वो आम आवाम की तो फिक्र है नहीं इस टाइम। तो अपनी मदद आपके तहत भी लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। तो कल दोबारा सेशन है 6 बजे बेसिकली जूम का। और इसमें सबसे अहम टूल जो है ना, मैं समझता हूँ मौसर सफारतकारी, ये सबसे अहम टूल है। यकीन माने जब अच्छी सफारतकारी हो आपके पास, कोई आपका अच्छा सफारतकार जब बात करता है, तो फिर आपको इतना प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। वो फिर आपकी एक बात करने से भी बड़ी हद तक मामला क्लियर हो जाता है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज़ है जो मैंने इसमें देखी कि जिस तरह जो कॉन्सुलेट होता है जिस भी मुल्क में जिसका भी है एम्बेसी या कॉन्सुलेट, तो वो अपने शहरियों को अकोमोडेट करता है। अब जिस तरह यहाँ पे जो जर्मन नेशनल्स हैं, उनका बेसिकली जो पाकिस्तान में कॉन्सुलेट है वो इस्लामाबाद में है। तो बाकी जो भी कॉन्सुलेट पे आप जाएं, जो उनके नेशनल्स होते हैं वो प्रायोरिटी पे जाते हैं, यानी उनकी प्रायोरिटाइज होते हैं कि भाई उनके जो केसेस हैं वो हम प्रायोरिटी पे डील करेंगे। जिस तरह फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। ये जर्मन कॉन्सुलेट वाहिद है जो कि जर्मन नेशनल्स को भी कहता है कि जी हमने कोई प्रायोरिटाइज नहीं करना, जो आम बंदे का, जो दूसरे बंदे का केस है उस तरह ही आपका केस भी डील होगा। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं, मुझे तो इसमें टुवर्ड्स पाकिस्तानी स्पाउस बायसनेस नजर आती है। नहीं ठीक है ना, इक्वल है, सबके साथ इक्वल वो करने हैं। सही है। और मलिक साहब देखो आपका मैसेज वो आपका पर्सनल थोड़ा सा है सिलसिला। जी रोहेल भाई, आप एक रिवर्स कॉलम भी लिखे ना कि जर्मनी को पाकिस्तान से क्या सीखना चाहिए। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया है। ये तो यकीन मानिए मैंने अब तक नहीं सोचा था। मैं आपसे इंशाल्लाह वो प्राइवेट कॉल भी करूंगा, कुछ सजेशंस भी लूंगा। मलिक साहब, वैसे आपके जहन में कोई सजेशन है कि कुछ सीख सकते हैं? हाँ, ये सीखा ना कि वीजा, हम इतनी जल्दी वीजा दे देते हैं और ये 3 साल लगा देते हैं। ये भी सही। ये एक सजेशन है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी सीखनी चाहिए, मतलब क्या कहते हैं। अच्छा चले आगे। अच्छा नहीं, वैसे मैं तो ये तो थोड़ा सा वो इस सेंस में आ गया, मैं थोड़ी सी इसको बात को बढ़ाना चाहूंगा। हमें वो मेरे जहन में टूरिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि हम वाकईतन जो है ना अपना पाकिस्तानी टूरिज्म, मैंने इस पे कॉलम भी लिखे हैं, पाकिस्तानी टूरिज्म पे हमें काम करने की यहाँ पे बहुत जरूरत है। मैंने जर्मन मैगजीन में भी पाकिस्तानी, मैं आपको, हाँ मुझे याद आ गई बात, मैंने वो शारक भाई को पता ही होगा, एक वो आर्टिकल लिखा था पाकिस्तानी टूरिज्म और कल्चर के हवाले से।
तो जब वो मैंने आर्टिकल भेजा वो जरीदे को, तो उसका जो एडिटर है उसकी मुझे वो एक ईमेल दोबारा आई ना, मैंने उसमें रेफरेंस दिया था कि जो K2 पाकिस्तान की पहाड़ी है वो मतलब उसकी वो हाइट और सारा कुछ लेके भेजा। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी वो कोई माउंटेन है। तो फिर मैंने उसको लिंक भेजा, तो वो बड़ा खुश हुआ कि यार पाकिस्तान तो टूरिज्म के हवाले से बड़ी रिच कंट्री है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे भी हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तानी टूरिज्म और कल्चर जो है वो उसके हवाले से यहाँ हमें मजीद काम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी तजवीज़। बल्कि ये अच्छा आइडिया इससे ये भी निकल सकता है कि हम पाकिस्तानी मिलके यहाँ पे एक अखबार बना सकते हैं जो जर्मन को स्पेसिफिक जर्मन जुबान में हो और पाकिस्तान के मुतालिक हो चीज़ें, जैसे आपने कहा कि टूरिज्म की वहाँ बात हो रही है, इस तरह कॉलम लिखे हों वहाँ पे, हम वही लिंक शेयर करेंगे, ये पाकिस्तान है, ये इस तरह का। अच्छा, मैं यहाँ पे अर्ज करूँ ना, ये बेसिकली उस्मान भी होता ही है कि ये मोस्टली ये वाले जो काम सफारत खाने कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे मैं हमेशा किसी भी पाकिस्तान से मेरी मुलाकात होती है, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि यार आप पाकिस्तान के हवाले से छोटा सा भी काम कर रहे हैं ना, यकीन माने वो आप पाकिस्तान के सफारतकार नहीं है। आप किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो रहा है, जिससे पाकिस्तान का नाम जो है वो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, तो आप पाकिस्तान के सफीर हैं। तो हर बंदे को जितनी उसकी एफर्ट है उसको जरूर करना चाहिए। तारिक भाई, आप अपने ग्रुप में ये डाल सकते हैं कि लोगों को कहें कि कोई कुछ लाइनों का कोई भी पॉजिटिव चीज लिखें जो इधर जर्मनी में हो सकती हो ना, तो अगर लोग उसमें पार्टिसिपेट करें तो बिल्कुल ये थोड़ा थोड़ा ही होता है, जिस तरह आप चैनल के थ्रू भी करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ये बात उन्होंने कि हम सफारतकार हैं, तो हम अपनी वॉल पे अपने दोस्तों को जो थोड़ा थोड़ा, कई लोग होते हैं मैंने देखा है वो अपनी शादी पे ले जाते हैं, शादी पे पाकिस्तान ले जाते हैं, और कई लोग अपने पहाड़ों पे साथ ले जाते हैं। जो अगर 2 बंदों को ले जाते हैं, कल को वो 2 बंदे आगे 10 बंदों को बताते हैं। और वो अगर एक जर्मन बंदा वहां जाके जब वीडियो अपलोड करता है फेसबुक पे या अपना व्लॉग बनाता है, वो आगे सैकड़ों लोग देखते हैं। वो वाकई एक सफारतकार है। बिल्कुल जी, मैं भी अपने इसके हवाले से लोगों को आपको रोहेल भाई कॉलम लिखने की इजाजत होती है, खुल के लिखें, या आपको न्यूट्रल होना पड़ता है या साइड लेनी पड़ती है, क्या होता है कॉलम में? अच्छा, ये आप अंदर की बातें पूछना शुरू हो गए हैं। वही बात है, हमने यही पूछनी है सर। नहीं, एक्चुअली आपको पता है सेंसरशिप तो हर जगह मौजूद है। आप जो खुल के लिखना चाह रहे होते हैं वो आप खुल के लिख नहीं सकते। मुझे याद है कि मतलब बड़े वो जो पाकिस्तानी कॉलम नवीस हैं उनसे भी जब बात होती है, उनसे भी शुरू में मैं सीखता था कि किस तरह लिखना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो वो बड़ी रहनुमाई मिलती थी। और फिर मुझे साथ साथ एक्सपीरियंस भी होता रहा कि क्या चीज़ जो है आपकी सेंसर हो रही है, किस चीज़ पे आपने किस लिमिट तक जाना है। तो ये चीज़ें जो है आप बिल्कुल फ्री नहीं हो सकते, बिल्कुल फ्री हो के बड़े अच्छे मुल्क के कॉलम निगार हैं। मैंने उनको एक बार कहा कि सर बड़ी बात है, आप माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हक की बात लिखते हैं और बगैर किसी डर के। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हक की बात लिखना, इसमें बड़ी बात क्या हुई, ये तो मतलब हर बंदे को करनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। हर जो है ना, इतनी आपको आज़ादी नहीं है आजकल के दौर में कि आप जो कहना चाहते हैं अपने ज़मीर के मुताबिक वो कह सकें। हाँ, एक लिमिट्स हैं, उनको आप क्रॉस ना करें और आप अपनी बात करते रहें। बेसिकली ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन वो किसी भी मुल्क में प्री मई और पोस्ट मई, प्री मई पोस्ट मई कॉलम लिखने में कोई फर्क पड़ा आपके कलम में? आपके कलम में जुम्बिश आई थोड़ी बहुत? लिखा ही नहीं अभी, यहाँ तक लिखा ही नहीं उसके बाद। वो कह रहे हैं 9 मई के बाद आपने कोई कॉलम लिखा है, कोई उसमें तब्दीली आई? अच्छा, मैं वैसे ना मैं उस्मान भाई आपको अर्ज करूं, मैं पॉलिटिकल जो मामलात है ना खास तौर पे उन पे उनको छेड़ता नहीं हूं इस लेवल पे ना। मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। मैं जिस चीज पे मैंने पहले अर्ज किया था, मैं जो काम कर रहा होता हूँ वो मेरा फोकस इन चीजों पे होता है कि मेरा सबसे बड़ा फोकस ये है कि जो मैं आज कॉलम लिख रहा हूँ ना, 10 साल बाद मैं खुद कॉलम पढ़ूं या कोई दूसरा भी पढ़े ना, तो उसको यही लगे कि यार ये आज के दौर के हवाले से ये कॉलम लिखा गया। मैं इस चीज मैं जी। एक और भी मसला है पाकिस्तान में, ये पिछली दफा भी हमने वो अमीर अब्बास से हमने किया था पॉडकास्ट, तो उनसे भी हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान में ये जो एंकर होता है जो टीवी पे बैठता है, इसकी तनख्वाह में और जो फील्ड में रिपोर्टर होता है इसकी तनख्वाह में बहुत ज्यादा फर्क होता है। उसको तो कुछ नहीं मिलता। मैं तो किसी से बात करूं तो कहता कुछ भी नहीं, हमें क्या मिलना है, बल्कि मतलब बहुत सारे फ्री में काम कर रहे होते हैं।
हाँ, बड़े बुरे बुरे हालात है। हालात। ये गैप नहीं खत्म हो सकता कि उन्हें भी कुछ ना कुछ मिले? सर वो आपको पता है कि आपने कुछ चीज़ चलानी है ना, आपको कुछ फेस चाहिए होते हैं, एडवर्टाइज़मेंट ये वो। लेकिन अब आपको बड़े-बड़े खबरें भी एंकर फील्ड रिपोर्टर ही तो आपको खबरें दे रहे होते हैं सर। सर एक्चुअली यही तो बात है कि मेहनत कोई बंदा और कर रहा होता है और उसका जो फल है वो कोई और खा रहा होता है। तो जब ये जो मार्केटिंग है, ये जो टीवी चैनल हैं, वो बेसिकली चलते ये मेन जो हमारे एंकर्स हैं इनकी वजह से चलते हैं। उनके प्राइम टाइम्स जो शो देखे जाते हैं। अब तो मैंने वो सुना है कि इसका वो सारा पाकिस्तानी मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट चेंज होने जा रहा है कि ये पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, इन पे कम बहस होगी। जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको ज़्यादा जो है अब हमें देखने को मिलेंगे कि उनको बुलाया जाएगा और उस हवाले से बात की जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ जर्मनी में जिस तरह हम देखते हैं टेलीविज़न है यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशंस कम होती हैं, दूसरी ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस सिस्टम को फ़ॉलो करना चाहिए, बड़ी चेंज आएगी अगर ऐसा हो जाता है तो। ये बहुत मौलवी बड़ी साहब शिफ्ट आपके है। सवाल का वही जवाब है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो अब आपको जी। मेन फीस के अलावा कोई फील्ड रिपोर्टर का नाम याद है? मेन फीस ही याद है सारों को। हाँ, ये बात ठीक है। और अब अमीन हफीज ने भी यूट्यूब चैनल बना लिया, लगता है उसको भी कम पैसे मिलते होंगे ना। जी, जी, बिल्कुल, उनका बड़ा अच्छा सक्सेसफुल आइडिया रहा है यूट्यूब चैनल का। हाँ, चलें जी, बहरहाल बहुत अच्छा लगा रोहेल बेग भाई से बात करके। इनसे हमेशा सीखने को मिलता है, बड़े मध्यम से और बड़े धीमे से लहजे में अपना काम ये करते रहते हैं। जिस तरह आपने कहा 9 में उन चीज़ों में नहीं पड़ते। इनका ये है कि जो भी हुकूमत हो, लेकिन जो भी बंदा है, आम आवाम को लोग भूले हुए हैं, उनको ये एजुकेट करने की कोशिश करते रहते हैं। और मैंने देखा है यहाँ पे भी कोई भी अच्छा, पाकिस्तानी थोड़ा बहुत बल्कि भी एक काम आखिरी कर रहा हो सवाल तो मेरा उसकी ये है appreciate रोहेल भाई से। जी। एक आखिरी सवाल मेरा रोहेल भाई से, ये आपका धीमा लहजा है, ये प्री 2009 है कि पोस्ट 2009 है? ये प्री ये बहुत शुरू से है। मैंने अपने आप को वो अपनी लिमिट्स सारा कुछ सेट करके रखा हुआ है कि मैंने आप किस लेवल तक रहना है, किन चीज़ों में नहीं पढ़ना, किन चीज़ों पे आप जो उगलवाना चाह रहे हैं, मैं उस चीज़ पे जो है ना अच्छा, बात नहीं करना चाह रहा बेसिकली क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं हमें आऊंगा। पॉजिटिव चीज़ें जो है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। मैं जिस तरह टूरिज़्म ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं जो मैंने पहले अर्ज़ की हैं कि इन चीज़ों पे हमें यहाँ पे रहते हुए फोकस करना चाहिए। बाकी देखिए पॉलिटिक मुझे बड़े एक सीनियर कॉलम निगार ने कहा था कि मिर्ज़ा साहब शुरू में जब मैंने लिखना शुरू किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से देखिए हर बंदा बात कर रहा है, पॉलिटिक्स पे हर बंदा बात कर रहा है। जो आप चीज़ कर रहे हैं ना वो बड़ी डिफरेंट है, उस पे ही आप फोकस करें। तो मैं अपने काम से काम रखने वाला बंदा हूँ बेसिकली उस्मान भाई। नहीं, नहीं, बड़ी वो अच्छी बात है। व्हाट्सएप का असल में मतलब कुछ और था। ये भट्ट 2009 साहब की की बात कर रहे हैं। वो 2009 की बात करते हैं, जर्मनी आने से पहले। जब लेकिन जर्मनी अच्छा, आए, मेरा सवाल ये नहीं था। फैमिली अच्छा, अच्छा। फैमिली जब आप फैमिली रियूनियन वीजा पे जर्मनी आए तो कह रहे तब आके आप ऐसे दबे दबे धीमे हो बोलते हैं कि पहले से बोलते थे? नहीं, नहीं, पहले तो मैं बड़ा जोशीला मुकर्रर होता था। ये भी ठीक है। तो अभी अब भट्ट खुश हो साहब भी गए हो आप सकता है जवाब बदल सुन जाए। के। अच्छा, नहीं नहीं, नहीं, तो नहीं। व्हाट्सएप की भी ताज़ा ताज़ा शादी हुई है ना, तो ये भी अभी बड़े धीमे हो गए हैं। अच्छा, अच्छा। काफ़ी बहुत ज़्यादा धीमे लग रहे हैं माशाल्लाह। अभी तो उनकी काफी तस्वीर भी मुस्कुराते हुए रुक चुकी है यहाँ पे। और लेकिन साथ ही हमारे जो है ना शो का वक्त भी खत्म हो रहा है। आज बड़े हमने ना कोई खास फॉर्मेट नहीं था, आज बड़ी लाइट डिस्कशन थी, हमने बड़ा एंजॉय किया। रोहेल बेग से ना, असल में रोहेल भाई से हम बहुत सीरियस बात करते हैं। आज हमने कहा कि हंसी मजाक में लाइट मूड में बात की जाए। और किताब की बात भी हो गई, चैनल की बात भी हो गई, आर्टिकल्स की बात भी हो गई। और लेकिन एक जो चीज़ हमने सीखी है कि हालात जैसे भी हों, सियासी हालात जैसे भी हों, हमें लोगों को तरबियत भी करते रहना चाहिए। क्योंकि अक्सर बिल्कुल। जिस तरह हम लोग ने आज यही सीखा है कि लोग वो बात करते रहते हैं, इसकी हुकूमत आ गई है, गलत है या सही है, लेकिन तरबियत कोई नहीं कर रहा और आवाम का कोई नहीं सोच रहा। तो बहुत शुक्रिया रोहेल भाई कि आपने रोहित हमें वक्त दिया। रोहिल भाई, इधर इतने पाकिस्तानी हैं, मतलब हमारे देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, तो उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें जो अभी तक बिल्कुल। आपने लर्निंग की हो? आपका ज्यादा कंपैरिजन रहा है ना दो मुल्कों का, पाकिस्तान और जर्मनी का, तो उन पाकिस्तानियों को आप क्या कहना चाहते हैं? जो जर्मनी में रहते हैं। मैं बेसिकली खुद इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि आपको अपनी ज़ाती तौर पे इस्लाह करनी चाहिए। आप जो जिस मुआशरे में रहते हैं, सबसे पहले तो आप उसमें इंटीग्रेशन होने की जो है ना कोशिश करनी चाहिए आपको। जर्मन ज़ुबान सीखनी चाहिए। यहाँ पे लोगों से आप जितना मिलेंगे, जितना आप अपने आप को मिक्स अप करेंगे, वो आपके लिए भी बेहतर होगा। और यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं, वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए।
बुरी चीज़ों से बचना चाहिए। यकीन माने हम यहाँ से आधी चीज़ें भी सीख लें ना तो हमारी ज़िंदगियों में बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। मेहनत करनी चाहिए, अपनी जो पाकिस्तान फैमिलीज़ हैं, उनका भी आपको केयर करना चाहिए। वो आप पे इतनी उन्होंने उम्मीदें होती हैं उनकी, तो उन पे भी उम्मीदों पे आपको पूरा उतरना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी को ख़ास तौर पे जो लर्निंग प्रोसेस है आपका लर्निंग प्रोसेस, उसको हमेशा जो है ना आपको उससे गुज़रते रहना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सीखते रहें। चल, बहुत शुक्रिया रोहिल भाई, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा शो रहा। Exactly. और मेरे ख्याल में भट्ट साहब के थोड़े से सिग्नल्स का भी इशू हो रहा है पाकिस्तान में, और मलिक साहब भट्ट साहब का शो है ये देसी टॉक्स, आज हमने भी उसमें शिरकत की, बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह आपसे सीखते रहेंगे, राब्ते में रहेंगे। और एक जो चीज़ आज हमने देखा कि भट्ट साहब ने जिक्र किया FRV, उस पर भी हम लोग सब अपनी अपनी जो हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में कम्युनिटी का मेरे ख्याल में 2 सबसे बड़े इशू हैं, एक FRV का इशू है, दूसरा यहाँ पे बच्चों की तरबियत के हवाले से पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि 2 मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके से तरबियत होती है, तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि कैसे तरबियत दी जाए। इन दोनों इश्यूज़ पे मिल-जुल के हम सब काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो और आप रही सब फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे कभी और फिर इंशाल्लाह, कब बिल्कुल, बिल्कुल। इंशाल्लाह, और साथ-साथ इंशाल्लाह। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया जो हमें सपोर्ट करते हैं। ये भी हमारी भी एक क्या लेंगे रज़ाकाराना काविश ही चल रही है अभी तक कि लोगों को थोड़ा-थोड़ा खुश भी करें, उनको एजुकेट भी करें और हँसी-मज़ाक से बातचीत करें और सबको जोड़ के रखें। नहीं, ओके यहाँ जी। पे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि शाहिद भाई आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो पॉडकास्ट वाला सिलसिला है, इससे देखिए आप कम्युनिटी में कुछ ना कुछ आप पॉज़िटिव हमेशा काम कर रहे होते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे मैं जब आपसे फ़ोन पे भी बात होती है, मैं आपको उस वक़्त भी एप्रिशिएट करता हूँ कि आप बिल्कुल। कंटिन्यू रखें, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उस्मान भाई भी माशाल्लाह देखें हर हफ़्ते टाइम निकालते हैं, कोई ना कोई नई वो चीज़ लेके आते हैं। तो इनको भी ज़रूर एप्रिशिएट करना चाहिए और जो भी अच्छा काम कर रहा हो, उसको ज़रूर एप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया रोहिल भाई। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह